नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सतीश सुमन आप सभी का ऑफिशियल एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो प्री पीजी 2021 के पेपर सॉल्यूशन के बारे में होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ नेस्टिंग बिहेवियर इज सीन इन एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका के अंदर किस प्रकार का नेस्टिंग बिहेवियर प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल यूनिट, बी है आपका डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, थर्ड है आपका पैरेलल कॉम एंड फोर्थ है ऑक्टागोनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पैरेलल कॉम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर या हम कहें पूरे विश्व के अंदर जो है कई प्रकार की हनी बी प्रेजेंट होती है। लेकिन स्पेशली अगर हम इंडियन कंडीशन की बात करें तो इंडिया के अंदर जो हनी बी पाई जाती है या जिसे हम इंडियन बी बोलते हैं उसका नाम क्या है? आपका एपिस सेरेना इंडिका है। और इसके अंदर जो नेस्टिंग बिहेवियर होता है उसे हम पैरेलल कॉम बोलते हैं। पैरेलल कॉम का मतलब है कि जिस तरीके से इनका कॉम पोर्शन होगा और इस तरीके से चैम्बर बनाएंगे, ठीक है, पैरेलली चैम्बर का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से एपिस सेरेना इंडिका के अंदर जो नेस्टिंग बिहेवियर प्रेजेंट होता है वो आपके पैरेलल कॉम होता है। यदि अगर हम बात करें सिंगल यूनिट की तो किस हनी बी के अंदर सिंगल यूनिट जो है नेस्टिंग बिहेवियर प्रेजेंट होता है उसकी अगर हम बात करें तो एक बी होता है जिसका नाम है रोक बी। ठीक है, रोक बी को ही हम क्या बोलते हैं? एपिस डोरसाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस डोरसाटा बोलते हैं। और इस एपिस डोरसाटा के अंदर नेस्टिंग बिहेवियर जो है सिंगल यूनिट पाया जाता है, यानी वर्टिकली जो है ये कोम्ब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक चीज और आपको एपिस डोरसाटा से याद रखना है कि इसकी सबसे ज्यादा जो है हनी ईल्ड होता है, लगभग 37 केजी जो है पर एनम पर हनी कोम से जो है 37 केजी जो है वो हनी प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और बी होती है। हाल ही 2022 के अंदर जो डब्ल्यू का एग्जाम हुआ है उसके अंदर मैक मैचिंग के अंदर ये जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसके अंदर एक और हनी बी होता है, उसका नाम है यूरोपियन बी। क्या है? यूरोपियन बी। और इस यूरोपियन बी को हम बोलते हैं इटालियन बी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इटालियन बी बोलते हैं। और इस इटालियन बी का अगर हम जूलॉजिकल नेम की बात करें तो एपिस मेलिफेरा होता है। क्या होता है? एपिस मेलिफेरा होता है। ठीक है, एक बी और होता है जिसका नाम होता है लिटिल बी। ठीक है, और लिटिल बी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो आपका एपिस फ्लोरिया होता है। क्या होता है? एपिस फ्लोरिया होता है। ठीक है, और सबसे छोटा कोम्ब जो है, स्मॉल कोम्ब जो है वो कौन बनाता है? लिटिल बी बनाता है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ की टहनियां होती हैं उन पेड़ की टहनियों पर छोटी साइज का जो कॉम्ब या नेस्टिंग जो बिहेवियर प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है? लिटिल बी के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस बी का नाम जो है क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर सकते हैं कि हनी बी का कल्टीवेशन का स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बी कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, यदि अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल के अंदर हनी बी का जो फादर है वो किसे बोला गया था? सॉरी, बी कीपिंग का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? लेंस वर्थ को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडियन कंडीशन की बात करें और मॉडर्न फादर ऑफ बी कीपिंग की अगर हम बात करें तो वो कहा जाता है एस अटवाल साहब को। किसे कहा जाता है? एस अटवाल साहब को जो है मॉडर्न फादर ऑफ बी कीपिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि विच फ्रूट बर्ड्स बोर्न टर्मिनली, यानी ऐसा कौन सा फ्रूट ट्री है जिसके अंदर जो बर्ड का फॉर्मेशन यानी फ्रूट बर्ड जो है पुष्प कलिकाएं या फल के जो कलिकाएं हैं वो कहां पर अकेयर होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैंगो, सेकंड है आपका ग्रेप, थर्ड है आपका पीच और फोर्थ है बेर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं फ्रूट बर्ड्स अकेयरिंग की या कहां पर जो है फ्रूट बियरिंग होता है उसके आधार पर हम जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होते हैं शूट बियरिंग फ्रूट प्लांट्स, यानी ऐसे फ्रूट प्लांट जिनके अंदर फ्रूट जो है या फ्रूट बर्ड का फॉर्मेशन जो है वो सूट पोर्शन पर होता है। और इसके अंदर दो कैटेगरी होता है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका टर्मिनल बियरिंग और एक होता है आपका लेटरल बियरिंग। ठीक है, टर्मिनल बियरिंग यानी जो अपेक्स पार्ट होगा, ठीक है, उस अपेक्स पोर्शन पर क्या बनेगा? आपका फ्रूट फॉर्मेशन अकेयर होगा। जबकि लेटरल प्लांट यानी जो आपका इन्फ्लोरेसेंस का जो लेटरल पोर्शन होता है वहां पर फ्रूट फॉर्मेशन अकेयर होता है। यदि अगर हम देखें कि टर्मिनल पोर्शन पर कौन कौन से ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जिनके अंदर फ्रूट बर्ड आता है तो इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंगो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बनाना हो गया आपका। ठीक है, बनाना के अलावा जो है आपका पाइनएप्पल है। ठीक है, लीची है, एवोकाडो है। ठीक है, तो एवोकाडो, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, लीची, इन सभी में जो फ्रूट फॉर्मेशन जो अकेयर होता है वो टर्मिनली होता है। लेकिन यदि हम लेटरल की बात करें तो लेटरल में आपको याद रखना है दो इंपोर्टेंट फ्रूट प्लांट हैं, जैसे कि हमारा बेर हो गया और आपका गवावा हो गया।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, एक तो हो गया सूट बियरिंग, और सेकंड वन होते हैं आपके स्टेम बियरिंग या ब्रांच बियरिंग, यानी ऐसे फ्रूट क्रॉप या ऐसे फ्रूट प्लांट जिनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन जो है वो ब्रांच पर अकेयर होता है। इसके अंदर आपको याद रखना है जैक फ्रूट। क्या याद रखना है दोस्तों? जैक फ्रूट जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैक फ्रूट के अलावा आपका यहाँ कोकोआ, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है वो स्टेम पार्ट पर होता है, ब्रांचिंग पार्ट पे होता है, यानी केवल और सिंगल अपेक्स पार्ट ही जो है वो अराइज होगा, यहाँ पर ही जो है इन्फ्लोरेसेंस होगा और यही जो है फ्रूट फॉर्मेशन अकेयर होता है। ठीक है, इस वजह से इन्हें एक और कॉमन नेम से जाना जाता है जिसको आपको याद रखना है, कॉलीफ्लोरस बियरिंग प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलीफ्लोरस, कॉलीफ्लोरस बियरिंग फ्रूट प्लांट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, थर्ड वन आपको याद रखना है स्पूर बियरिंग। स्पूर बियरिंग का मतलब क्या है कि 1 ईयर ओल्ड स्टेम पर ही जो है क्या आ जाएगा, स्टेम बर्ड पर ही क्या आ जाएगा, आपका फ्रूट फॉर्मेशन आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं स्पूर बियरिंग। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है ग्रेप एंड आलमंड। ठीक है, ग्रेप एंड आलमंड इज एग्जांपल ऑफ स्पोर बियरिंग, जबकि जैक फ्रूट और कोकोआ जो है उनके अंदर स्टेम बियरिंग या फिर ब्रांचिंग बियरिंग फ्रूट फॉर्मेशन होता है, जबकि शूट के अंदर दो चीजें होती है, टर्मिनल और लेटरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंगो के अंदर किस प्रकार का होता है, टर्मिनली शूट फ्रूट बर्ड्स जो है यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेन कंटेंट ऑफ कत्था, कि जो कत्था होता है उस कत्ते का मेन कंटेंट क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कटेचिन, सेकंड है आपका कटेचुटेनिक एसिड, थर्ड है एसिटिक एटिक एसिड, एंड फोर्थ है कैटेकोइड्स। देखो, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये कत्था होता क्या है। यदि हम कत्ते के बारे में बात करते हैं तो कत्थे का जो बोटेनिकल नेम होता है वो अकेसिया कटेचु होता है। क्या होता है? अकेसिया कटेचु होता है। ठीक है, और इस अकेसिया कटेचु के अंदर जब एक्सेशन हम करते हैं तो एक्सेशन करने से डार्क ब्राउन कलर की अपीयरेंस होता है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का एक एक्सेशन मटेरियल निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कटेचिन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कटेचिन किससे प्राप्त होता है, कत्था से प्राप्त होता है। कत्था का बोटेनिकल नेम क्या होता है, अकेसिया कटेचु होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो खेरा डिजीज है, राइस का जो खेरा डिजीज का जो नाम है, वाइल ने सामने 1960 के अंदर जो ये नाम दिया था, वो इस अकेसिया कटेचु का जो डार्क ब्राउन एक्सटेंशन था कटेचिन, इसी के आधार पर खेरा डिजीज जो है, जिंक की डिफिशियंसी से जो डिजीज या जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर राइस के अंदर होता है, उसे इस कटेचिन के नाम पर ही जो है क्या दिया गया था, खेरा डिजीज दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंटिजेंट क्रॉपिंग ग्रोइंग अंडर, यानी कौन सा जो है वो कंटिजेंट क्रॉपिंग का पार्ट नहीं है। फर्स्ट वन है नॉर्मल वेदर कंडीशन, एबरेंट वेदर कंडीशन, एनकाउंटर इमरजेंस कंडीशन, या सुटेबल क्रॉप इन पैलेस ऑफ नॉर्मल क्रॉप। सबसे पहले हमें बात पता होना चाहिए कि कंटिजेंट क्रॉपिंग क्या होता है। इस कंटिजेंट क्रॉपिंग को हम बोलते हैं दोस्तों केज क्रॉप। क्या कहा जाता है इसे? केज क्रॉप कहा जाता है, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है इमरजेंस क्रॉप इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमरजेंस क्रॉप कहा जाता है। यानी सामान्यतः क्या होता है कि जब मान लीजिए एबरेंट वेदर कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए सूखे की स्थिति आ गई या फ्लडिंग हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा मेन क्रॉप जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, और हम इस मेन क्रॉप के फेल होने के स्थान पर हम क्या करते हैं, ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक ग्रोविंग होने वाला क्रॉप ग्रो करते हैं, ताकि इस सीजन के अंदर जो रेजिडुअल मॉइस्चर है या फर्टिलाइजर जो हमने अप्लाई किया था उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप हम ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट क्रॉपिंग बोलते हैं, या कैच क्रॉपिंग बोलते हैं, या इमरजेंसी क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कंडीशन कब लागू होगी? जब एबरेंट वेदर कंडीशन होगी। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा राइट आंसर है इसमें। ठीक है, एनकाउंटर इमर्ज कंडीशन, ये भी है भाई, इमरजेंसी आई है। ठीक है, सुटेबल क्रॉप इन पैलेस ऑफ नॉर्मल क्रॉप, हमने नॉर्मल क्रॉप मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर सोयाबीन लगाया था, लेकिन सोयाबीन की क्रॉप हमारी फेल हो गई और यहाँ पर हम मूंगबीन या उड़द बीन लगा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। यानी ये तीनों जो है हमारे कॉन्टिजेंट क्रॉपिंग के पार्ट हैं, एक्सेप्ट नॉर्मल वेदर कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का नोट अ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेदर कंडीशन जो है ये कंटिजेंट क्रॉपिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमलेट ब्लैक ग्राम इज एन इंपोर्टेंट इंटरक्रॉपिंग इन विच स्टेट। देखो, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कर्नाटका,
आप जानते हैं कि परमलेट और ब्लेग्राम दोनों ही हमारे एरिड रीजन के अंदर ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और एरिड रीजन की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है ये मेनली ग्रो किए जाते हैं। दोस्तों इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और एक होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग, दोनों में किस बात का बेसिक डिफरेंस होता है कि जैसे कि ये फील्ड है, यदि इस फील्ड के अंदर हम दो क्रॉप मान लीजिए ए एंड ये बी, इन दोनों ही क्रॉप के सीड को अगर हम मिक्स करके सोविंग करते हैं विदाउट डेफिनेट रो अरेंजमेंट, यानी किसी भी प्रकार के एक व्यवस्थित विन्यास में हम इन्हें ग्रो नहीं करते हैं, इनके बीजों को मिलाकर किसी फील्ड के अंदर अगर हम सोविंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग टर्म जो है 1928 के अंदर लाफ्लिट्ज ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, यानी हमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रो करना है विद डेफिनेट रो अरेंजमेंट, यानी डेफिनेट रो अरेंजमेंट की, जैसे कि मान लीजिए 5 रो हमने परमलेट का लगा दिया, फिर 4 रो जो है हमने प्लेग्राम का लगा दिया, तो इस तरीके से डेफिनेट रो अरेंजमेंट में हमें अगर हम ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अबूजमारिया ट्राइब्स आर फाउंड इन, तो ये अबूजमारिया जो ट्राइब्स है वो मेनली आपके कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में या मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, मध्य प्रदेश जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोजेनी फॉर विच ओनली वन पेरेंट इज नोवन, यानी ऐसी प्रोजेनी जिसके अंदर केवल और केवल वन पेरेंट नोवन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फुल सिबमेटिंग, हाफ सिबमेटिंग या अननोवन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी जब हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस दरमियान जो है हम इन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, फुल सिबमेटिंग और हाफ सिबमेटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हाफ सिबमेटिंग। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, फुल सिबमेट का मतलब होता है कि उसके दोनों ही पेरेंट नोवन होंगे, लेकिन हाफ सिगमेटिंग के अंदर केवल और केवल हमें एक पेरेंट नो होगा। जैसे कि मान लीजिए A1 का कोई प्लांट था, उसका क्रॉस हमने A1 के साथ करवाया, तो ये हमारा फुल सिगमेटिंग के अंदर आता है, ठीक है। या मान लीजिए जब हम A1 और B1 के अंदर कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि B1 जो हमने क्रॉस में लिया है वो कौन है, ठीक है। तो प्रोजेनी फॉर विच वन पेरेंट इज नोन एज अ हाफ सिगमेटिंग इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा, अवायवीय श्वसन अगर होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। देखिए दोस्तों जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे मैं डिनोट करता हूँ CHO से, ठीक है। तो जब C6H12O6 का रेस्पिरेशन होगा यानी इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा तो एनारोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया वर्क करेगा वो होता है आपका कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्या होगा, कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मॉइस्चर कंडीशन अगर ज्यादा है, मॉइस्ट कंडीशन अगर ज्यादा है या फिर मॉइस्ट कंडीशन अगर कम है, यदि मॉइस्ट कंडीशन कम है तो इस स्थिति के अंदर क्या बनेंगे, दो प्रकार के एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका एसिटिक एसिड और सेकंड वन होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। यदि अगर मॉइस्ट कंडीशन ज्यादा है, मॉइस्चर कंडीशन ज्यादा है, तो इस कंडीशन के अंदर दो एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका पाल्मेटिक एसिड और सेकंड वन होता है आपका ब्यूटायरिक एसिड, यानी और यहाँ पर रिलीज होता है आपका CO2। तो आप देख सकते हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इस स्थिति के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड CO2, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड H2O ये नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड H2O ये भी नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड एंड O2 ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल सर्वे इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटरशेड प्लानिंग। देखो वाटरशेड प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा सोइल सर्वे सबसे अच्छा माना जाता है, एक्सप्लोरेटरी सोइल सर्वे, डिटेल सोइल सर्वे, रिकंसियंस सर्वे या सेमी डिटेल सर्वे। दोस्तों जब हम सोइल सर्वे के बारे में बात करते हैं तो इसे हम क्लासिफाई करें तो फर्स्ट वन टाइप आता है आपका डिटेल सर्वे। क्या आता है, डिटेल सर्वे। इस डिटेल सर्वे का यूज कहाँ किया जाता है, आपके विलेज हो गया, ठीक है, विलेज लेवल पर, या फिर वाटरशेड की प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो होते हैं वहां पर इस प्रकार के सर्वे का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है या स्केल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो स्केल यूज किए जाते हैं, एक लो इंटेंसिटी का होता है और एक हाई इंटेंसिटी का स्केल होता है, ठीक है, जिसके अंदर 1:5000, ठीक है, और 1:13
10,000 जो है इसके अंदर स्केलिंग का हम यूनिट रखते हैं। ठीक है, यानी मैप पर जो है हम 5,000 गुना अगर कोई चीज है तो मैप पर केवल हम 1 गुना ही उसे शो करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका डिटेल सर्वे। सेकेंड वन होता है आपका सेमी डिटेल सर्वे। ठीक है, सेमी डिटेल सर्वे की अगर हम बात करें तो सेमी डिटेल सर्वे के अंदर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए हम सेमी डिटेल सर्वे का यूज करते हैं। वहीं रिकंसियंस टाइप का जो सर्वे होता है उस रिकंसियंस टाइप सर्वे का हम यूज करते हैं लार्ज एरिया के अंदर, यानी रीजनल प्लानिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिकंसियंस सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रैपिड रिकंसियंस का, यानी मोर इंटेंसिटी को या किसी पर्टिकुलर एरिया की मोर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो है उसको हम यूज करते हैं आपका रैपिड रिकंसियंस सर्वे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा कि वाटरशेड प्लानिंग हो गया या फिर आपका विलेज लेवल हो गया, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटेल सर्वे का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, डिटेल सर्वे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनवायरमेंटली सुटेबल ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम एम्फेसिस, यानी वातावरण रूप से कहें तो कौन सा जो ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम जो है वो सुटेबल होता है। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ मोर क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा कि जो कि इंक्लूजन ऑफ मोर क्रॉपिंग सिस्टम एंड कंजर्वेशन, देखो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ मोर क्रॉपिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन टिलीज, और थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़िए, सस्टेनेबल ड्राई लैंड फार्मिंग। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि हमें जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है ताकि जो प्रेजेंट ह्यूमन नीड है उसे हम सेटिस्फाई कर सके, और हमारा जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो बेस है उसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए मेंटेन रखें, और इकोलॉजी को जो है वो कोई हार्म ना हो। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या है कि कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, 58%, 92%, 49% एंड 5%। देखिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितना ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होता है, 58 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी 100% ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अंदर 58% क्या होगा, आपका कार्बन होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि अगर हम कहें कि 58 ग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 अपॉन 58 ग्राम का ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.724, और ये कैलकुलेशन सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था बैमलेन, और उसी के आधार पर इसे क्या कहा जाता है, बैमलेन फैक्टर कहा जाता है। यदि अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा दी हुई हो और उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना हो तो इसे सिंपली आप 1.724 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस 1.724 को किस नाम से जाना जाता है, इस 1.724 को बैमलेन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इन सोइल हैव पीएच लेस देन 4.5, यानी सोइल का पीएच जो है लेस देन 4.5 है। विच टाइप ऑफ सोइल रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ लाइम फॉर रिक्लेमेशन। देखो जाहिर सी बात है, लाइम का रिक्लेमेशन एज ए लाइमिंग मटेरियल के रूप में जो है, रिक्लेमेशन मटेरियल के रूप में हम कौन सी सोइल में यूज करते हैं, एसिडिक सोइल के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी सोइल जिनके अंदर ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्जेस होगा, ठीक है, तो वो कौन होती है, क्ले सोइल होती है। ठीक है, और क्ले सोइल जो है ज्यादा मात्रा में जो है हाइड्रोजन को क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर धारित रखेगा। ठीक है, जब ज्यादा मात्रा में अगर पीएच कम है तो ज्यादा मात्रा में H+ धारित रहेंगे, तो इनको विस्थापित करने के लिए, इनको एक्सचेंज करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होगी, और लाइम किसका सोर्स होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है। तो इस वजह से जो क्ले सोइल होती है उनकी लाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच माइक्रोबियल स्पीसीज आर यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट पैथोजन अंडर द फील्ड कंडीशन। फील्ड कंडीशन में जो है कौन से
बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्राइकोडर्मा, सेकंड है आपका पक्सिनिया, थर्ड है आपका सेकेरोमाइसिस और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोलेट्रोट्राइकम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ट्राइकोडर्मा होगा। देखो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा का तो यूज किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में। इसी तरीके से एक होता है आपका ट्राइकोग्रामा। क्या होता है? ट्राइकोग्रामा होता है। और ट्राइकोग्रामा क्या है आपका? एक पैरासाइट है। क्या है? एक पैरासाइट है। तो ये दोनों कंफ्यूजन आपको दूर करना है कि ट्राइकोडर्मा जो है वो एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है प्लांट पैथोजन के लिए, जबकि एक पैरासाइट जो है कौन है आपका? ट्राइकोग्रामा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉशिंग ऑपरेशन फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? वाटर फ्लडिंग, स्प्रे वॉशिंग, ड्रम वॉशर या बैरल वॉशिंग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या है? स्प्रे वॉशिंग है। ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि क्यूलिंग इज द प्रोसेस। देखो, क्यूलिंग आपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखा होगा कि जब एनिमल यार्ड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर से हम ऐसे एनिमल को रिमूव कर देते हैं जिसकी जो दुख देने की जो क्षमता है या उनका उसका जो है उस हर्ड के अंदर जो है कोई इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं है, तो उसे हम क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। और इस निष्कासित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग कहा जाता है। तो कूलिंग इज द एलिमिनेटिंग सरप्लस एंड अनडिजायरेबल एनिमल्स, एलोकेटिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टू एनिमल्स, ये नहीं होगा। रिमूवल ऑफ हॉर्न्स, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सेपरेटिंग यंग वन फ्रॉम द अदर, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एलिमिनेटिंग सरप्लस एंड अनडिजायरेबल एनिमल, यानी अनडिजायरेबल एनिमल को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। अगला क्वेश्चन है आपका रेंसिडिटी ऑफ लिपिड इज इन लिपिड रिच फूड स्टेप इज बिकॉज ऑफ, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा होती है उनके अंदर विकृत गंधिता, रेंसिडिटी किसकी वजह से कॉज होती है? रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, या फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। दोस्तों याद रखना है कि जब हाई लिपिड कंटेंट किसी के अंदर होता है खाद्य पदार्थ के अंदर, तो वो जब वायु के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में चेंजेस हो जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर एफ.एल. ब्रायन वाज एसोसिएटेड विद, यानी एफ.एल. ब्रायन जो है वो किस कार्यक्रम के साथ संबंध रखते हैं? मार्थेंडम, गुड़गांव प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट और फिरका डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम मार्थेंडम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 1928 के अंदर एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था स्पेंसर हैच। स्पेंसर हैच ने 1928 के अंदर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था विद द एसोसिएशन या विद द हेल्प ऑफ यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की सहायता से। गुड़गांव प्रोजेक्ट की बात करें तो गुड़गांव प्रोजेक्ट एफ.एल. ब्रायन ने 1920 के अंदर जो है ये स्टार्ट किया गया था एफ.एल. ब्रायन के द्वारा। ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट। उसके अलावा इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अल्बर्ट मेयर ने जो है यूपी के इटावा से जो है इसे स्टार्ट किया था 1948 के अंदर। तो ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गया आपका। फिरका डेवलपमेंट की बात करें तो फिरका डेवलपमेंट योजना जो है वो 1947 के अंदर स्टार्ट की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें खादी के उपयोग को बढ़ाना है। ठीक है, खादी को महत्व देना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मिस्टर एफ.एल. ब्रायन वाज एसोसिएटेड विद गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ड्वार्फ कैवेंडिश बिलोंग टू विच जीनोमिक ग्रुप। तो ड्वार्फ कैवेंडिश जो है वो निम्न में से कौन से जीनोमिक ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ये मेनली आपका जब बनाना वाला आप पढ़ोगे तो जीनोमिक बेसिस पे जिस तरीके से हम एलो हेक्साप्लोइड वीट को बोलते हैं, तो उसी तरीके से जो ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी जो डेवलप की गई है वो ट्रिपल ए, यानी एक सेम स्पीसीज के जो है 3 जीनोम से इसको बनाया गया है। ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? ट्रिपल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, देखो एफएसआर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो भी वहाँ के इंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हनी बी हो गया, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे कि जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हमने किया तो हमारा 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर हमने कुछ जो है कुछ एरिया के अंदर रिचका या बरसिम लगा दिया और उस रिचके और बरसिम को हमने एनिमल फीडिंग के अंदर यूज किया और एनिमल फीड करवाने से जो है हमें दूध भी मिलेगा और साथ में जो है कंपोस्ट मिलेगी। तो इस कंपोस्ट को हम एज अ वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। यानी इस सिस्टम के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर ये इंटरप्राइजेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंकेड होते हैं। ठीक है।
तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लो कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, मीडियम कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? लो कॉस्ट लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, यानी कम से कम लागत आए और हमें अच्छे से अच्छी तकनीक का हम यूज करें, तो वो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है फार्मिंग सिस्टम रिसर्च का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो डिटेचमेंट का मतलब क्या होता है कि ये मदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्ले प्राइमरी पार्टिकल्स यानी सैंड सिल्ट क्ले जो है इस मदर पार्टिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका डिटेच होना, डिटेच का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग होना। ठीक है, अलग कब होंगे? जब बीटिंग एक्शन होगा, मान लीजिए वाटर का बीटिंग एक्शन हो गया, या फिर वायु की वजह से, विंड की वजह से जो है ये क्या करेंगे? डिटेच हो जाएंगे, और डिटेच होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और दूसरे स्थान पर जाकर ये डिपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का सोइल पार्टिकल का वन पैलेस से अनदर पैलेस पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? सोइल डिग्रेडेशन, सोइल इरोजन, सोइल फ्लो, या सोइल मूवमेंट। तो राइट आंसर जैसा कि आप सभी जानते हैं सोइल इरोजन होगा। सोइल इरोजन इज द डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर पैलेस इज नोन एज द सोइल इरोजन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सोइल इरोजन मेनली टू टाइप्स का होता है, वाटर इरोजन एंड विंड इरोजन। ठीक है, और वाटर इरोजन, विंड इरोजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक इरोजन के अंदर आते हैं। ठीक है, दो प्रकार का मेनली हम इसे क्लासिफाई करते हैं इरोजन को। एक होता है नेचुरल इरोजन और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। नेचुरल इरोजन का होता है कि जहां पर सोइल फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन सोइल लॉस, और एंथ्रोपोजेनिक का होता है जहां पर सोइल फॉर्मेशन इज लेस देन सोइल लॉस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन एक्सप्रेसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉसओवर वर्सेस पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन अ प्रोजेनी इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज, या लिंकेज में प्लियोट्रोफी, या फिर लिंकेज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिंकेज वैल्यू। प्लियोट्रोफी का मतलब क्या होता है कि जब एक जीन सेवरल इफेक्ट कोज करता है, ठीक है, यानी एक जीन से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं या कई सारे इफेक्ट ये दर्शाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन क्लास ऑफ सर्टिफाइड सीड इन इंडिया, यानी निम्न में से सीड की कौन सी क्लास जो है वो इंडिया के अंदर यूज नहीं की जाती है? ठीक है, तो देखो ब्रीडर सीड भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। फाउंडेशन सीड भी हम यूज करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन सीड किसका प्रोजेनी होता है? ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड का होता है। उसके बाद फाउंडेशन सीड से बनते हैं रजिस्टर्ड सीड, और रजिस्टर्ड सीड से बनता है हमारा सर्टिफाइड सीड। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस के अंदर सर्टिफाइड सीड नहीं बनते हैं, पंजीकृत सीड यहाँ पर नहीं बनते हैं। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है सीड से पूछा जाता है कि ब्रीडर सीड का जो है वो कलर कैसा होता है? ठीक है, ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड का जो कलर होता है वो येलो कलर की अपीयरेंस जो है, टेग का कलर जो है वो येलो होता है। जबकि अगर हम बात करें आपका फाउंडेशन सीड की, ठीक है, तो फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और फाउंडेशन सीड को ही हम क्या बोलते हैं? मदर सीड कहा जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड सीड ये इंडिया में नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो टैग का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का जो है इनका टैग होता है। सर्टिफाइड सीड जो कि आप सभी जानते हैं एजो ब्लू या नीला रंग जो है इनके टैग का कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैगिंग ऑफ फ्रूट विद पेपर बैग, यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पेपर बैग के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आम का फ्रूट है, इसे हम पेपर बैग के माध्यम से कवर कर देते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? बैग एंड मुस्लिन क्लॉथ इन पोमेग्रेनेट, ठीक है, इज डन अगेंस्ट विच पेस्ट, यानी अनार के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उसके फ्रूट को हम बैग या मुस्लिन क्लॉथ के माध्यम से ढक रहे हैं, तो इससे सबसे इस मतलब इसको हम किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो इसका रीजन है कि जो अनार के अंदर फ्रूट फ्लाई लगता है, ठीक है, फल मक्खी जो लगता है, जिसके सीरियस प्रॉब्लम हमारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है, तो उसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो अनार की जो फ्रूट फ्लाई होती है उसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? डियोडोरिक्स, या इसे हम क्या बोलते हैं? विराकोला आइसोक्रेटस कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका साइफोनियस फिलेरियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ये है। साइफोनियस फ्लोरिस की अगर हम बात करते हैं तो ये सुगर केन के अंदर लगता है। ठीक है, उसके अलावा कोइलोस्टेरिया स्पाइनेटर, कोइलोस्टेरा स्पाइनेटर जो है वो पोमग्रेनेट का जो स्टेम विविल होता है, ठीक है, सॉरी, पोमग्रेनेट का जो स्टेम बोरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोइलोस्टेरना स्पाइनेटर कहा जाता है। जबकि स्किटोथ्रिपस डोर्सेलिस जो है वो किसके अंदर लगता है? आपके राइस के अंदर लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि विच नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये टर्म किसने दिया था, जैक्सन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो इस टर्म को दिया था। जैक्सन नाम के साइंटिस्ट ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टर्म दिया। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊपन, यानी सस्टेन करना, यानी हमारे प्रोडक्शन सिस्टम को हमें इतना ऑप्टिमम रखना है ताकि जो प्रेजेंट ह्यूमन नीड है उसे हम सेटिस्फाई कर सके, साथ ही जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, और जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ना रहे, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इस सिस्टम के अंदर बना रहे। तो ये मतलब होता है आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो इसका राइट आंसर यहाँ है नॉट अ कंपोनेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, दैट इज आल्सो। ठीक है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी वेरिएबिलिटी विच इज प्रेजेंट अमंग द, जो भी स्पीसीज होती है उनके अंदर जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होगा, ये आईपीएम होगा। ठीक है, उसके अलावा अगला है आपका सोइल डिग्रेडेशन। तो सोइल डिग्रेडेशन यानी जो सोइल का क्वालिटी है, ठीक है, उसके अंदर डिग्रेड होना, तो ये हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जेलेटेनियस मैट्रिक्स इन मेलोडिगाइनी सेक्रेटेड बाय। तो जो हमारा मेलोडिगाइनी इकोगिनाटा होता है मेनली, उसके अंदर जो जेलेटेनियस मैट्रिक्स है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है या श्रावित किया जाता है, तो यूटेरियन सेल्स, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, वेजिनल ग्लैंड्स या रेक्टल ग्लैंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, रेक्टल ग्लैंड जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों हम बात करते हैं मेलोडिगाइनी इकोगिनाटा की। तो मेलोडिगाइनी इकोगिनाटा जो है, इसकी अगर हम खोज की बात करें तो ये हमारा क्या है, रूट नोट निमेटोड की कैटेगरी के अंदर आता है, और इसकी खोज जो है वो बर्केली नामक साइंटिस्ट ने 1895 के अंदर जो है डिस्कवर किया था, कुकुम्बर की रूट्स के अंदर। ठीक है, कुकुम्बर की रूट्स के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो इस मेलोडिगाइनी के अंदर मेनली 2 स्पीसीज है, एक इकोगिनाटा स्पीसीज है और एक आपका जो है ग्रेमिनिकोला स्पीसीज है। ठीक है, ग्रेमिनिकोला स्पीसीज है। तो ग्रेमिनिकोला स्पीसीज जो है वो आपका राइस के अंदर लगता है, जबकि इकोगिनाटा स्पीसीज जो है वो मेनली वेजिटेबल्स के अंदर लगता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रूट नोड्यूल्स, ठीक है, रूट नोड्यूल्स और आपका जो रूट नोड निमेटोड होता है, ये दोनों ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दोनों के अंदर नोड्यूल टाइप में स्ट्रक्चर बनेगी, आउटवर्ड ग्रोथ होगी। लेकिन इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो ये है आपका रूट नोड निमेटोड और ये है आपका लेग्यूम प्लांट। ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट के अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसके पीछे रीजन ये है कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट जो है वो फ्लेवेनॉइड और ल्यूटीन नामक जो है केमिकल को रिलीज करती है, जो कि राइजोबियम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये राइजोबियम भोजन की तलाश में लेग्यूमिनोसी रूट्स को इन्फेक्ट करता है और यहाँ पर टाउनी आउटवर्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नोड्यूल। इसी तरीके से रूट नोट निमेटोड जो होता है, इनके अंदर टाउनी आउटवर्ड जो ग्रोथ होना है, यानी नोट जो बन रहा है, ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि रूट नोट निमेटोड क्या करते हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसके प्रिक्यूशन को जो होता है, यानी प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ये प्रोटीन को डिस्क्लोज करते हैं बाय रिलीजिंग द प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, जब प्रोटीएज एंजाइम जो है रिलीज होगा तो ये प्रोटीन टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेनली यहाँ पर जो अमीनो एसिड बनेगा वो ट्रिप्टोफैन बनेगा, और ट्रिप्टोफैन किसका सोर्स होता है, इंडोल एसिटिक एसिड का सोर्स होता है। तो जब ज्यादा मात्रा में इंडोल एसिटिक बनेगा तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इंडोल एसिटिक बनने की वजह से ये आउटवर्ड ग्रोथ फॉर्मेशन यहाँ होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोट निमेटोड के सिम्टम कहा जाता है। ठीक है, दोनों में आप कैसे पहचानोगे, यदि आप लेग्यूम के नोड्स को अगर स्क्रब करोगे, इनको अगर हटाओगे तो ये इजीली जो है वो हट जाएंगे, लेकिन ये क्या होती है, सॉलिड इन नेचर होती है, हार्डी कंसिस्टेंसी इनकी नेचर होती है, यानी ये इजीली रिमूव नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। यानी पूरे भारत के अंदर जो भी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्स होते हैं तो उनकी सबसे या उनको गाइड करने वाली अगर हम संस्थान की बात करें तो उसका नाम क्या है, FAI यानी फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, या नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। और इस फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से एक मैगजीन रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं
फर्टिलाइजर मैगजीन इसका होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1988 को हुआ था। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो ये 1957 के अंदर आया था, और बाद में जो है 1985 के अंदर इसके अंदर चेंजेस किए गए थे, संशोधन किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 के अंदर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, ठीक है। देखो यहाँ से जो रिलीज होती है वो खाद्य पत्रिका होती है, ठीक है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक पत्रिका रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं खाद्य पत्रिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परचेज ऑफ डेयरी एनिमल्स शुड बी डन बेस्ड ऑन, यानी डेयरी एनिमल को हम परचेज कर रहे हैं तो उसका क्या बेसिस होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है एज ऑफ एन एनिमल, breed characteristics, after assessing actual milk yield for 2 to 3 consecutive days, या social status of the owner of animal। देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है भाई, मालिक से थोड़ा ना पता लगेगा कि वो कितना एनिमल दे रहा है, सॉरी मिल्क दे रहा है, ठीक है। ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर सकता है कि ये ड्रॉट पर्पस ब्रीड है या आपका मिल्क पर्पस ब्रीड है। एज ऑफ एनिमल ये भी कोई मायने नहीं रखता है, तो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है कि आफ्टर असेसिंग द एक्चुअल मिल्क, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही ब्रीड के दो हैं, जैसे साहिवाल नस्ल की दो गायें हैं, ठीक है। इन दोनों, देखो दोनों ही मिल्क पर्पज की है, तो कौन सी गाय हम खरीदें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से, इन दोनों को हम 2 से 3 दिन तक जब इनका दूध होते हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर मिल्किंग करेंगे, तो कौन सी गाय जो है वो ज्यादा दूध दे रही है उसको हम परचेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, आफ्टर असेसिंग एक्चुअल मिल्क यील्ड फॉर 2 to 3 कंसेक्यूटिव डेज होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा वन साइकिल ऑफ सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन इज कंप्लीटेड इन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 2 years, ठीक है। विच वर्ड मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग अ न्यू, इन सिटू, डिनोवा, इन विट्रो और एक्स सिटू। देखो एक्स सिटू और इन सिटू आपने ग्रीन मैन्यूरिंग के अंदर पढ़ा होगा। इन सिटू यानी जहां पर इसे ग्रो किया जाता है वहीं इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। एक्स सिटू का मतलब है कि बाहर से इसे हम लेकर आएंगे और उस मेन फील्ड के अंदर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड आपको और दिखाई दे रहे हैं, डिनोवा और इन विट्रो। डिनोवा का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग एंड न्यू, जबकि आपका इन विट्रो और एक शब्द होता है आपका इन विवो। इन दोनों के, ये दोनों वर्ड कैसे हैं आपके, लेटिन वर्ड हैं। इन विट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, विद इन द ग्लास। इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्लास वाला हो जाएगा। जबकि इन विवो जो है विद इन द लिविंग, विद इन द लिविंग जो है वो क्या कहता है, इन विवो कहलाता है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था प्रीपीसी के अंदर कि अ फार्मर अप्लाइड 100 लीटर ऑफ हर्बिसाइड सॉल्यूशन हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड अप्लाइड। देखो इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो प्रतिशत में आपको कंसंट्रेशन दे रखा है उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.2%, ठीक है। तो 0.2% को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.2 का यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 अपॉन 10 इंटू 10, यानी 10 से 10 कैंसिल हुआ 2, यानी 1 लीटर के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 2 ग्राम क्या ऐड करेंगे, हम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जब 1 लीटर के अंदर 2 ग्राम हमारा लग रहा है तो 100 लीटर के अंदर कितना लगेगा, तो इस 100 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 200 लीटर आ जाएगा। तो इस 200 ग्राम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 200 ग्राम होगा, ठीक है। सॉरी देखिए दोस्तों, इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो परसेंट को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है 0.2, तो 0.2 इंटू 10, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 घटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा, 2 ग्राम पर लीटर होगा। तो जब हम 1 लीटर के अंदर हम 2 ग्राम डाल रहे हैं तो 100 लीटर के अंदर हम कितना डालेंगे, 200 ग्राम डालेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 200 ग्राम इज अवर राइट आंसर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। और
identification of the problems, determination of objectives, development of the plan of work, execution of the plan of work, evaluation and reconsideration are steps of, यानी देखो सिचुएशन भी है, प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, प्लान ऑफ वर्क भी है, ठीक है, एक्सक्यूशन भी है, एवोल्यूशन भी है और रिकंसिडरेशन भी है। ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर सम्मिलित होती है? जो आपका प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है कि टीचिंग स्टेप्स क्या होता है, तो एडकास जो होता है हमारा टीचिंग स्टेप्स होता है, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन जो है हमारा यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रूट आर ट्री पोलिनेटेड बाय द बर्ड्स एंड बर्ड्स, यानी ऐसे कौन से फ्रूट ट्री हैं जो मेनली बर्ड्स के द्वारा पोलिनेट होते हैं? एप्पल एंड पियर, बनाना एंड पाइनएप्पल, ठीक है, पपाया एंड पोमग्रेनेट, मैंगो एंड गवावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? बनाना एंड पाइनएप्पल होगा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फाइटोप्लाज्मा जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बैक्टीरिया। इस फाइटोप्लाज्मा को ही हम एक और नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि जब हम सीसेम की बात करते हैं तो सीसेम का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या हो जाता है? फ्लावरिंग लीफी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस डिजीज के जिस वजह से ये होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा जनित होती है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर जो फाइलोडी होता है, इस फाइलोडी का जो वेक्टर होता है वो कौन होता है दोस्तों? लीफ होपर होता है। और इस लीफ होपर का नाम क्या होता है? ओरोसियस, ओरोसियस एल्बीसिनिटस। ओरोसियस एल्बीसिनिटस जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। उसी तरीके से हम देखें कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की अगर हम बात करें तो ब्रिंजल के अंदर, बैंगन के अंदर जो छोटी पत्ती हो जाती है वो भी आपके फाइटोप्लाज्मा की वजह से होती है, और इसका वेक्टर भी क्या होता है? आपका लीफ होपर होता है। इसी तरीके से शुगर केन के अंदर ग्रासी स्टोन डिजीज होता है। ठीक है, ग्रासी स्टोन डिजीज का जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो भी आपका फाइटोप्लाज्मा होता है, लेकिन इसका वेक्टर जो होता है वो आपका एफिड होता है। यानी यदि अगर हम चाहते हैं कि फाइटोप्लाज्मा को नियंत्रित करें तो हमें इन वेक्टर को पहले क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। ठीक है, फिल्टर चैम्बर इज द सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट? एफिड, माइट, लोइस एंड फ्लेज। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? एफिड के अंदर जो है वो फिल्टर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर, यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो किसके लिए सुटेबल नहीं होता है? रो क्रॉप्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, या क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसे ऑर्चार्ड वगैरह होते हैं तो उनकी डिस्टेंस काफी दूर होती है। ठीक है, 6x6 मीटर पर होते हैं या 10x10 मीटर पर होते हैं, तो इजीली जो है हम इमिटर्स को यही ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स होती है, यानी जिनके अंदर प्लांट टू प्लांट R/P जो है वो बहुत कम होता है, उनके अंदर हम जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप्स के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता है। कैलिक्स स्प्लिटिंग इज द मेन पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर ऑफ कट फ्लावर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्नेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोइल वाटर पोटेंशियल एट फील्ड कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम, यानी सोइल वाटर पोटेंशियल जो है वो फील्ड कैपेसिटी पर कितना होता है? 0.01 टू 0.03 बार, 0.1 से 0.3 मेगा पास्कल, 0.01 टू 0.03 मेगा पास्कल, या फिर 0.01 टू 0.003 मेगा पास्कल। देखिए दोस्तों, जब हम फील्ड कैपेसिटी पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होता है फील्ड कैपेसिटी पर, वो लगभग आपका जो है 110 से जो है 110 से 1/3 बार पर होता है। या हम इसे यूं लिख सकते हैं 0.1 बार से कितना बार तक होता है? 0.3 बार पर यह धारित रहता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है? 10 बार होता है। ठीक है, तो 1 बार बराबर कितना हो जाएगा? 1 बार बराबर हो जाएगा 0.1 मेगा पास्कल। यदि अगर हम किसी बार को जो है मेगा पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/10 इंटू 0.1 एंड 1/3 इंटू 0.1। इसको अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट अगर हम रिमूव करेंगे तो पॉइंट रिमूव करने के स्थान पर हमें यहाँ क्या करना होगा? नीचे 10 लिखना होगा। 10 किया तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। और इधर क्या होगा? यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका 1 रहेगा। जब 30 का भाग आप इसमें दोगे तो क्या हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो 0.0
0.001 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 0.012 0.03 मेगा पास्कल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज अ पुअर मैन्स मीट, सब लोग आप जानते हैं, बार्ले, सोयाबीन, पोटैटो या केबेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, सोयाबीन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज्यादा पाया जाता है, लगभग 40 to 42% जो है इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है, जबकि ऑयल कंटेंट जो है इसके अंदर कितना होता है, 20 से 22% होता है। ठीक है, जबकि पुअर मैन फ्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, पोटैटो होता है। पुअर मैन घी जो है वो किसे कहा जाता है, तिल को कहा जाता है। ये कुछ चीजें जो है आपको याद रखना है। पुअर मैन फूड किसे कहा जाता है, पुअर मैन का फूड जो है वो बाजरे को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अन ओपन फ्लावर बर्ड, यानी अनओपन फ्लावर बर्ड के अंदर जो है वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अकेर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग, क्लिस्टोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस ओवर, तो इसको कहा जाता है क्लिस्टोगेमी, यानी अनओपन फ्लावर बर्ड के अंदर ही पोलिनेशन अगर हो जाए तो इसे हम क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। एक और होता है दोस्तों केजमोगेमी। केजमोगेमी का मतलब क्या होता है कि फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ये जो फ्लावर बर्ड होगा वो ओपन होगा, यानी अनओपन फ्लावर बर्ड के अंदर फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बर्ड जो है वो ओपन हो जाती है। तो ये मेनली आपका प्रेजेंट होता है मूंग बीन के अंदर, उड़द बीन के अंदर, जबकि क्लिस्टोगेमी जो प्रेजेंट होती है वो आपके सीरियल्स के अंदर, मेनली व्हीट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी क्लिस्टोगेमी और केजमोगेमी किसको बढ़ावा देती है, सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द एंजाइम रिक्वायर एटीपी और जीटीपी, लाइजेज, लाइगेज, हाइड्रोलाइजेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, लाइगेज एंजाइम होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए किसका आवश्यकता होती है, लाइगेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपनी मंडी इज आल्सो कॉल्ड एज दूध मंडी, अनाज मंडी, किसान मंडी या फल मंडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, किसान मंडी जो है अपनी मंडी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टू प्रोवाइड द रिसर्च वर्क्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज to the problems being faced by the farmers in adopting high yielding varieties and recommended package of practices was one of the objective, यानी वो किसका ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों ये है लैब टू लैंड प्रोग्राम का, ओआरपी यानी ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट का, आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, या नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का। लेब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो 1979 के अंदर रिलीज किया गया था, गोल्डन जुबली ऑफ आईसीआर जब था तब। और ओआरपी जो है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है 1973-74 के अंदर रिलीज किया गया था। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 के अंदर इसे लाया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो फार्मर फील्ड तक जो इसका वर्क स्टार्ट हुआ वो 1980 के अंदर इसका स्टार्ट हुआ था, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसे 1980 में किया गया। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है सीइंग बाय डूइंग, यानी करके दिखाना। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन जो टर्म है वो किसने दिया था, देखो डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर दो चीजें डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेशन तीन प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, और एक होता है आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर ही हम फर्स्ट हैंड नॉलेज देते हैं। ठीक है, जो भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन देते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज के अडॉप्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को रिकमेंड करने की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर तो क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है। और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका ग्रुप कांटेक्ट जो मेथड है, ठीक है, उस ग्रुप कांटेक्ट मेथड का एक पार्ट है। जबकि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर दो टेक्नोलॉजी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा फिजिबल है। ठीक है, तो जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपका इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड का पार्ट है, जबकि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपके ग्रुप कांटेक्ट मेथड का पार्ट है। ठीक है, एक टर्म है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो टर्म है वो किसने दिया था, आपके जोहन डेवे ने दिया था। किसने दिया था, जोहन डेवे ने दिया था 1966 के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, यानी निम्न में से कौन सा जो है वो ओरिजिन से देखो इस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, देखो दोनों का मतलब क्या है। ओरिजिन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए कोई चीज आप ऐड करते हो या किसी चीज को घटाते हो तो उतनी ही तुलना में जो है उतनी ही जो है जो आपका कोई भी कैरेक्टर मान लीजिए जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, अर्थमेटिक मीन है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट या पैरामीटर है, इनमें उतनी ही बढ़ोतरी और उतनी ही कमी होगी।
ठीक है। तो ये तो होता है आपका ओरिजिन। और स्केल का मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए जो ऑब्जर्वेशन डाटा दिए हुए हैं उन्हें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से डिवाइड करते हो तो उतना ही डिजिट डिवाइड हो जाएगा आपका जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, या मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी उसका आप घटाओ या बढ़ाओ ऑब्जर्वेशन डाटा में, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्केल से उसको फर्क पड़ता है। सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी किसी चीज को आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डिपेंडेंट ऑन स्केल, ये स्केल पर डिपेंडेंट होता है। यानी किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही गुना जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड करोगे तो उतना ही गुना जो है वो डिवाइडेशन में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। दोस्तों कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज आपको याद रखना है -1 से +1 होता है, ठीक है, जबकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज जो है वो -अनंत से प्लस अनंत होती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन और काई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काई स्क्वायर और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इनकी रेंज 0 टू अनंत होती है, ठीक है। The middlemen which act as a representative of their clients are called merchant middlemen, ग्रैंड ट्रेडर्स, एजेंट मिडिलमैन या मास्क होल्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, एजेंट मिडिलमैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर स्नोबॉल टाइप कॉलीफ्लावर वेराइटीज इज। तो देखो स्नोबॉल टाइप वेराइटी जो है वो कूल टेम्परेचर कंडीशन के अंदर ग्रो होती है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस, 12 टू 16 डिग्री सेल्सियस या 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओकरा येलो एंड वैन मोजेक, ओकरा येलो वैन मोजेक है ना, वायरस एंड काउपी मोजेक वायरस ट्रांसमिटेड बाय विच इंसेक्ट। देखो येलो वैन मोजेक जो है वो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन इसका वेक्टर जो है वो व्हाइट फ्लाई होती है, और व्हाइट फ्लाई का नाम क्या होता है, बेमेसिया टेबेसाई होता है। उसी तरीके से काउपी के अंदर जो मोजेक वायरस लगता है उसका वेक्टर के रूप में काम करता है हमारा एफिड, और इसके अंदर जो एफिड लगता है उसका नाम क्या होता है, एफिस क्रेसी वोरा होता है। तो देखो चारों ऑप्शन में से सीक्वेंस अगर हम देखें तो बेमेसिया टेबेसाई और एफिस क्रेसी वोरा जो है सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एफिस क्रेसी वोरा होगा। उसके अलावा इंडिविजुअल सिलेक्शन इज प्रिफर्ड व्हेन द हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट इज कंसीडर्ड एज लो, वेरी लो, मीडियम एंड हाई टू वेरी हाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, हाई टू वेरी हाई होगा, ठीक है। विच माइक्रोब इज कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज, एल्कोहलिक बेवरेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या बैसिलस सबटिलिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस। एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टिस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइकस लैक्टिस होता है। जबकि प्रोटीन का जो फर्मेंटेशन करता है, प्रोटीन के फर्मेंटेशन करने वाले का नाम होता है बैसिलस सबट्यूलिस होता है, ठीक है। और फेट का जो फर्मेंटेशन करता है उसका नाम क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्रेगी होता है। क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्रेगी होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं सोइल की, तो सोइल के अंदर पॉपुलेशन के बेसिस पर सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाए जाते हैं, नंबर के आधार पर सबसे ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पर सबसे ज्यादा जो है वो फंजाई प्रेजेंट होती है, फंगस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बैक्टीरियल पॉपुलेशन किसकी है, आपके स्यूडोमोनास का सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है स्यूडोमोनास पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा कि The idea of controlling insect by slicing them was first coined by Robson, F. Knipling या एजिट एंसले या टी एच मॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, निपलिंग साहब ने जो है फर्स्ट टाइम कहा था कि स्लाइस करके हम इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एजिट एंसले को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो एजिट एंसले ने दिया था, ठीक है। उसी तरीके से टी एच मॉर्गन के योगदान की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिंकेज थ्योरी दिया, और लिंकेज थ्योरी के साथ साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी भी जो है वो किसने दिया था, टी एच मॉर्गन ने दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल। देखो कंटीन्यूअस वेरिएबल दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि गिवन डाटा सीरीज के अंदर ऐसा
फिनोमिना जिसकी वैल्यू चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज किया जाता है, जबकि वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज किया जाता है। अब ये वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल और आपका डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसके अंदर हम इल्ड की बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रॉप प्लांट की इल्ड 2 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में है, 1 हेक्टेयर में, तो मान लीजिए 2 क्विंटल की जगह 2.01 क्विंटल भी हो सकता है, 2.05 क्विंटल भी हो सकता है, यानी यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू इनकी ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट जो वेरिएबल होता है या डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएबल होता है, जैसे कि इन्फ्लोसेंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इन्फ्लोसेंस, अब ऐसा तो है नहीं कि ढाई जो है 2.5 इसके इन्फ्लोसेंस बने हो, पुष्पक्रम बने हो। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते, ग्रेन की साइज को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके क्लासिफिकेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्क्रीट, एक्सक्लूसिव, रैंडम या इंक्लूसिव। तो इनके लिए एक्सक्लूसिव मेथड जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मेथड के मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई रेंज दिया हुआ है, ठीक है, 3.5 से 4.5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है और 4.5 से 6.5 आपको यहाँ दे रखा है, तो ये एक जो क्लास होती है इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल कहा जाता है। और इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, लोअर क्लास कहलाती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो अपर क्लास कहलाती है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लोअर मतलब हायर वैल्यू जो है किसी एक क्लास सीरीज का जो है, हायर वैल्यू जो है अपर क्लास का क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है। तो एक्सक्लूसिव मेथड मेनली कौन से के अंदर यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर यूज किया जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और 19 जून 2022 को जो है प्री पीजी के एग्जाम खत्म होने के बाद ऑफिशियल एग्रीकल्चर टीम के द्वारा आंसर की रिलीज की जाएगी, तो उसे देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।